Hello and welcome to Legacy IS Academy. So in today's video, we are going to discuss about a very important issue which is running into news, but I would not call this at the foreground. ये पूरी चीजें जो चल रही है ना, ये एक्चुअली बैकग्राउंड में चल रही हैं, ठीक है? तो एट द फेस ऑफ इट ये आपको इतना ज्यादा डेंजरस नहीं दिखाई देगा, but when we delve deeper into the topic, then you will understand the seriousness of the issue, ठीक है? So talking about the Arctic region is running into too much controversies and news क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज अलग-अलग तरीके से इस जगह पे क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं. We will show you by some examples how US or Russia or Denmark or Norway for that matter are intervening or trying to have a greater control over Arctic region. ठीक है? सो आर्कटिक एक्चुअली उसमें वहां पे कुछ रिसोर्सेज है. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक रीजन यही है कि उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है. ठीक है? अनलाइक द अंटार्कटिक ओशन इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल कॉमन्स मतलब इसे हर कोई एक्सेस कर सकता है एंड एक्सेस देम इक्वली. ठीक है? बट दैट इज द केस विद अंटार्कटिक ओशन. वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ कंडीशंस फॉर आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन में this is not global commons we understood. तो if it is not global commons, who is controlling them? इसके पानी के रूट्स जो हैं वो UNCLOS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन that is UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज इसे ओवरसी कर रही है. तो जो भी हाई सीज होता है, मतलब जैसे EEZ के बाहर का जो रीजन होगा आर्कटिक रीजन में, वो सारी पानी की और उसके नीचे की जमीन वो सारी UNCLOS गवर्न करेगी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. बट इसके अलावा जो जो कंट्रीज उस आर्कटिक रीजन को एनसर्कल कर रहे हैं वहां पे हैं और लाइंग अबव 66.5 डिग्री. ठीक है? 66.5 डिग्री पैरेलल से ऊपर या उस पर जो भी कंट्रीज हैं वो सारे कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है दैट इज नोन एज आर्कटिक काउंसिल. और आर्कटिक काउंसिल इज अनदर गवर्निंग बॉडी ऑफ द आर्कटिक रीजन. ठीक है? सो आर्कटिक रीजन में किसका कंट्रोल रहेगा? आर्कटिक काउंसिल के मेंबर स्टेट्स का रहेगा और इनके बाहर जो भी जमीन रहेगी वो UNCLOS की रहेगी. सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल कॉमन्स. तो बेसिकली आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका ज्यादा राइट रहेगा इस रीजन पे. ठीक है? So talking about this little detail and we are discussing about all of this is क्योंकि ये सारे जो resources हैं जो हम लोग बोलते हैं कि आर्कटिक रीजन में ये सारे resources हैं वो अब ज्यादा सामने आ रहे हैं because of the melting of the Arctic Ocean. ठीक है? आर्कटिक ओशन के मेल्ट होने से रीजन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है and that is why different countries are competing to have access to that region. ठीक है? So talking about the two governing body, one is the Arctic Council and the second one is UNCLOS. Arctic Council में जो member states हैं, as we discussed, वो 66.5 degree latitude, that is 66.5 degree north पर को अगर आप टच करते हैं या इससे ऊपर है तो then you will be a member of Arctic Council. But this is not only the government. Talking about the countries, if we say, so it will be Canada, US, Russia, Norway, Sweden, Finland, and Denmark also. Denmark because of Greenland. ठीक है? Norway, Sweden, Finland, Russia, Canada, US and Denmark because of Greenland. ठीक है? So these are the member countries of Arctic Council. ये सारे कंट्रीज जो हैं वो इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ को टच करते हैं या फिर उसके अंदर लाई कर रहे हैं. That is why these countries are members to this. But as we discussed, it is not only the countries who are members to Arctic Council. आर्कटिक ओशन पर ही कुछ इंडिजिनस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं. ठीक है? So these tribal groups have formed a organization amongst themselves. This is known as IPO, that is Indigenous Peoples Organization, and IPOs of Arctic region are also members to the Arctic Council. ठीक है? इनका प्राइमरी इंटेंशन क्या है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना और तब उसके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना. दैट इज द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ आर्कटिक काउंसिल. ठीक है? तो इसका मतलब आर्कटिक काउंसिल हैज स्टेटेड कि अगर सस्टेनेबल मेथड से हम लोग यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है? Talking about the other body that governs this region is the UNCLOS, United Nation Convention on Law of Seas. क्या करती है? ये वर्ल्ड में किसी भी जगह पे
जो हाई सीज कहलाता है, दैट इज आपके ईईजेड से बाहर 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आपके सी बीच से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी पानी होगा, वी कॉल दिस एज हाई सीज, और उसे कंट्रोल करती है यूएनसीएलओएस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यूएनसीएलओएस और भी एक इंपॉर्टेंट बात बोलती है that beyond your EEZ also you can claim control only if you can prove कि ये जो continental shelf है, ये जो region है, ये let's say आपका 200 nautical miles EEZ यहाँ खत्म होता है, but this region is also an extension of your continental shelf only if you can prove this geographically speaking, then we will allow you to access increased access over the continental shelf beyond your EEZ also, ठीक है। So इसकी वजह से three countries, Canada, Denmark and Russia, three countries have started increased claims and rather overlapping claims in Arctic Council region और Arctic Ocean region, ठीक है। अब आते हैं आर्कटिक के इंपॉर्टेंस पर। तो आर्कटिक में अपने आप में बहुत ज्यादा नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। वर्ल्ड के अनटैप्ड रिसोर्सेज का 30% ऑफ द नेचुरल गैस इज लाइंग इन आर्कटिक रीजन, 20% of the untapped resources of liquefied natural gas is lying in the Arctic region, and 13% of the world's oil reserve, crude oil reserves, untapped again, is lying in the Arctic region, ठीक है। इसके अलावा भी ग्रीनलैंड में we have good resources of rare earth elements. Rare earth elements वो सारे elements हैं which will be very much useful in development of renewable sector and the electronics industry, ठीक है। सो इसलिए आर्कटिक का रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई डिफरेंट कंट्रीज हैव ट्राइड टू क्लेम इन डिफरेंट मैनर देयर इंक्रीज्ड एक्सेस टू द नॉर्थ सी और इंक्रीज्ड एक्सेस टू द आर्कटिक ओशन रीजन। फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज की तरफ से वी हैव टू मेजर लीडर्स कंटेंडर्स, एक रशिया जो खुद ही आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, बट एक जो आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है बट स्टिल ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स एक्सेस, फॉर एग्जांपल चाइना, ठीक है। Russia has been making use of the Northeast Passage. This is the Northeast Passage, ठीक है। और because Russia is also world's one of the biggest supplier of crude oil and natural gas, तो यूरोप को जो भी natural gas supply होता है currently, this is largely from the Northeast Passage, ठीक है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल रूट होता है, कन्वेंशनल रूट क्रॉसिंग ओवर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इंडियन ओशन, देन स्ट्रेट ऑफ बबल मांडेब और वो पूरा रास्ता रेड सी, मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप, ये जो टोटल डिस्टेंस है वर्सेस नॉर्थ ईस्ट पैसेज में 8000 किलोमीटर्स का रिडक्शन हो जाता है। दिस इज 8000 किलोमीटर्स लेस देन द करंट रूट दैट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, प्लस ये जो रूट है एंड रशिया इज ट्राइंग टू एक्सटेंड इट टू नॉर्थ सी रूट, रशिया इज ट्राइंग टू एक्सटेंड दिस नॉर्थ ईस्ट पैसेज इनटू नॉर्थ सी रूट। तो नॉर्थ सी रूट क्या होगा कि वो लार्ज पार्ट ऑफ रशियन ईईजेड को क्रॉस करेगा, तो हु विल बी अर्निंग रेवेन्यू आउट ऑफ द ट्रेड बीइंग कैरिड आउट थ्रू दिस रूट इज रशिया। तो अपार्ट फ्रॉम जो रिडक्शन इन टाइम एंड रिडक्शन इन कॉस्ट होगा, it is also a source of revenue for Russia to earn through either the northeast passage or the northern sea route, ठीक है। इसलिए रशिया is very much interested in opening up the routes through the Arctic Ocean region. इसके अलावा रशिया के पास एक और मेजर एडवांटेज है that it is the only country in that region having a nuclear icebreaker. Nuclear icebreaker is a ship जो कि यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर फिजन एनर्जी से चलती है, so they will not be responsible for pollution of that region and it can carry out ice breaking. तो वो distant inaccessible areas को भी रशिया एक्सेस कर सकता है, ठीक है। Northeast Passage and North Sea route, this is the proposed route and this is to some extent we are using this. This is the cargo traffic using Murmansk. Murmansk एक जगह है जो रशिया में है. This is considered to be the capital of Arctic. ठीक है. इसके अलावा the second contender in the region is China and India having an observer status in the Arctic Ocean. ठीक है. हमारे लिए आर्कटिक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मॉनसून बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द Arctic Ocean. ठीक है. But China is trying to pacify Russia, although Russia has been very very cautious in granting access to the Chinese merchant ships to go through the Northeast Passage. Northeast Passage को if we try to extend it up to China, that is known as the Polar Silk Route.
नॉर्थ ईस्ट पैसेज जो है, इफ वी ट्राई टू एक्सटेंड इट अप टू चाइना, दैट इज नोन एज द पोलर सिल्क रूट, एंड रशिया हैज बीन वेरी वेरी कॉशियस इन ग्रांटिंग एक्सेस टू चाइनीज मर्चेंट शिप्स टू गो थ्रू द मुरमास ट्रैफिक। ठीक है, ये थे सारे एशियन कंट्रीज के क्लेम। टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज के क्लेम, मोस्टली नेटो कंट्रीज के क्लेम, दीज आर द क्लेम्स एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ नेटो नेशंस। ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तो पहला कंट्रोवर्सी चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू हैव अ ग्रेटर एक्सेस, ग्रेटर कंट्रोल ओवर डेनमार्क, ओवर ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड इज बेसिकली अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, बट ट्रंप इज ट्राइंग टू एक्सेस इंक्रीज इट्स एक्सेस टू ग्रीनलैंड, स्टेटिंग कि यहाँ पे सिक्योरिटी तो वैसे भी यूएस ही प्रोवाइड कर रहा था। ऑल्दो ग्रीनलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, but the security of Greenland has been provided by US historically. You see the base, it's a American base in Greenland. और ग्रीनलैंड पे इतना ज्यादा यूएस का इंटरेस्ट इसलिए है फॉर सम फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस। एक तो ये हमारे लिए यूएस के लिए आर्कटिक ओशन पे एक्सेस बढ़ा देगा। सेकेंडली, ग्रीनलैंड हैज द गुड रिसोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। थर्डली, इफ रशिया कैरीज आउट एनी अटैक अगेंस्ट यूएसए, तो सिटिंग ऑन ग्रीनलैंड US will be able to, I would say, anti-missile systems launch करके US will be able to protect its airbase. ठीक है, US will be able to protect its air spaces. और ये सब चीज सिर्फ ग्रीनलैंड से हो सकता है, इसलिए US के लिए ग्रीनलैंड इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, so first claim and controversy in Arctic region is America's claim over Greenland, trying to increase the access over the Greenland. And इसलिए इसके retaliation में डेनमार्क, the president of Denmark has been to so many European countries seeking their support that will you be standing with me if I have to stand against Donald Trump. ठीक है, so that was the first claim and controversy. We also have dispute over Northwest Passage. Northwest Passage, just now we saw this is the Northwest Passage. Northwest Passage में भी controversy चल रहा है between Canada and USA. US says that this is an international open sea route and can be accessed completely under the control of UNCLOS. But Canada says that Northwest Passage पे Canada का right ज़्यादा है because this is lying within the EEZ of Canada. ठीक है? So the second ongoing conflict within the NATO nations is to have a greater access over Arctic region is the dispute over the Northwest Passage between Canada and USA. ठीक है, उन दोनों के बीच में रिलेशंस ऑलरेडी नहीं अच्छे चल रहे थे बिकॉज यूएस हैज क्लेम्ड दैट कैनेडा, द कैनेडियन प्रेसिडेंट इज द गवर्नर ऑफ यूएस, गवर्नर ऑफ कैनेडा एक्चुअली। तो इसका मतलब कैनेडा इज पार्ट ऑफ यूएसए। दैट वाज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, the third claim and controversy within western nation is Russia versus NATO. If we see the members of Arctic Council, all other countries are members of NATO. Whatever countries we have mentioned, for example, Norway, Sweden, Finland. Sweden and Finland recently joined. Norway has not yet joined. But इनके अलावा we have Canada, we have USA. एक तो ये सारे, दूसरा रशिया, ठीक है, और डेनमार्क। ठीक है, so this Arctic Council is currently a grouping of NATO nations versus one non-NATO nation, that is Russia. तो इसलिए भी आर्कटिक में every country is fighting, क्योंकि NATO nations के लिए there is a small region which is very very important. We call this as the GI-UK gap, that is Greenland, Iceland and UK gap. ठीक है, we call this as the GI-UK gap. This GI-UK gap is the choke point for the naval defense of the NATO nations. इसलिए NATO nations के लिए it is very very imperative to have greater control over the Arctic region. ठीक है, and the final point, the final claim and controversies is Norway, or although Norway is largely within the Arctic Council, Arctic region itself, Arctic Circle के अंदर आता है, but Norway has a treaty called a Svalbard Treaty, called as the Svalbard Treaty. India is a signatory to this treaty. अगर आप इसके सिग्नेटरी होते हैं तो what does the treaty say? Treaty says that you will have to accept that Svalbard is a territory of Norway. ठीक है, so India has readily accepted that yes, we do agree Svalbard is a territory of Norway, and if you do this, you will be getting access to Svalbard. If you don't agree that this is the territory of Norway, you will not be granted access to Svalbard region. So India has stated कि okay, we agree that Svalbard is part of Norway. And India has been granted access to Svalbard. हमारे कुछ आर्कटिक के रिसर्च स्टेशंस are present in Svalbard itself.
ठीक है. So ये है different countries of the western world trying to have a greater control over the Arctic region, and we have seen eastern world में दो major contender trying to have a greater access over the Arctic region is US and to very small voice, feeble voice of China as well. ठीक है. So with that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. I wish you all the very best and thank you so much.